Okay, starting with a new topic, apoptosis. ओके तो मैंने लास्ट में और बीच में इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करे हैं। तो एमसीक्यूज कौन से, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो मैंने डिस्कस करे हैं, राइट। अपोप्टोसिस का मतलब दोस्तों आप समझ सकते हो कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ, कि सेल अपने आप को खुद किसी एक प्लान करके खुद को ख़त्म करती है। तो इसलिए हमने इसको नाम दिया प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसके उल्टा जो नेक्रोसिस होता है, वहाँ पे क्या होता है कि सेल को इंजरी होती है और सेल सेल की डेथ हो जाती है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सेल खुद का डैमेज या खुद की डेथ खुद करवाती है बाय एक्टिवेटिंग सम एंजाइम्स, जिनको हमने नाम दिया कैस्पेज एंजाइम्स। कैस्पेज एंजाइम्स। अब ये कैस्पेज एंजाइम्स क्या करवाते हैं, ये न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन करवाते हैं। न्यूक्लियस फ्रेगमेंटेशन करवाते हैं। अब न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन हो गया तो आप समझ सकते हो कि किसी भी सेल की डेथ तो होनी है, राइट। दूसरी बात, अपोप्टोसिस में आप क्या ध्यान रख सकते हो कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट रहती है, और थोड़ी देर टाइम के बाद ये सेल मेम्ब्रेन कुछ अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, जिनको हमने नाम दिया अपोप्टोटिक बॉडीज। अपोप्टोटिक बॉडीज। तो अपोप्टोटिक बॉडीज क्या होती है, दीज आर सेल मेम्ब्रेन्स जो फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, और इनको नाम दिया हमने अपोप्टोटिक बॉडीज। अब इसके कॉजेज जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस कॉज से होती है, तो इसके कॉजेज हो सकते हैं फिजियोलॉजिकल हो सकता है और पैथोलॉजिकल हो सकता है। फिजियोलॉजिकल में दोस्तों मैं बात कर सकता हूँ आपसे कि जब कभी इन्वोल्यूशन ऑफ हार्मोन हो जाए, कि कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनको कॉन्टिन्यूसली हार्मोन का स्टिमुलेशन चाहिए होता है, अगर उनको हार्मोन ना मिले तो वो अपने आप टाइम के साथ डीजेनरेट कर जाते हैं या डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ उसका, वेजाइनल एट्रोफी आफ्टर मीनोपॉज। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि ल्यूकोसाइट्स का नंबर कम हो जाता है। ल्यूकोसाइट्स का नंबर कम हो जाता है किसी भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के एंड में। जैसे कि कहीं किसी बॉडी के पार्ट में इन्फ्लामेशन होती है, और जब वो प्रोसेस एंड होती है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, तो ल्यूकोसाइट्स का नंबर अपने आप कम हो जाता है। तो ये भी एक फिजियोलॉजिकल है, और वो भी अपोप्टोसिस का एग्जांपल है। अब क्या होता है कि कुछ हार्मिंग सेल्फ हार्मिंग सॉरी गलत हो गया सेल्फ का स्पेलिंग। हाँ, कुछ सेल्फ हार्मिंग लिम्फोसाइट्स होती हैं, सेल्फ हार्मिंग या सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स होती हैं, उनको भी एलिमिनेट इस अपोप्टोसिस से किया जाता है। तो ये फिजियोलॉजिकल एग्जांपल हो गए। पैथोलॉजिकल एग्जांपल में मैं आपसे बात कर सकता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल है कि जब किस केस में डीएनए डैमेज हो जाता है किसी सेल का। डीएनए डैमेज हो गया तो दोस्त आप समझ सकते हो कि उसमें म्यूटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब म्यूटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ऐसे सेल को हमें डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे म्यूटेशन होके वो और ज़्यादा नुकसान ना करे। तो इसलिए ये, लेकिन है तो पैथोलॉजिकल, राइट। और जब किसी सेल के अंदर मिसफोल्डेड प्रोटीन मिसफोल्डेड प्रोटीन का अक्यूमुलेशन होने लगता है जब किसी सेल के अंदर, तब अपोप्टोसिस होता है, और ऑब्वियसली ये पैथोलॉजिकल है, ठीक है। अगला मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ कि जब किसी सेल का इन्फेक्शन होता है, जब किसी सेल में इन्फेक्शन होता है, स्पेशली जब वायरस का इन्फेक्शन होता है, तब हम समझ सकते हैं कि जैसे एड्स के अंदर जो मैक्रोफेज है उनका अपोप्टोसिस होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वायरस इन्फेक्ट कर जाता है, तो इसलिए ये पैथोलॉजिकल है, राइट। अब बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ अपोप्टोसिस की। अब मैंने शुरू में ये बताया कि ये कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करती हैं, ठीक है, जिनका नाम हमने दिया कैस्पेज। तो अल्टीमेटली हमें कैस्पेज एंजाइम को एक्टिवेट करना है। लेकिन ये एक्टिवेट हो जाए, उसके जो तरीके हैं, उसके बेसिस पे उसको हमने दो टाइप में डिवाइड करा है। पहला है इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक पाथवे।
एक्सट्रिंसिक पाथवे, स्टार्टिंग विद इंट्रिंसिक पाथवे। हमने इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। अब होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रियल की खुद की एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन से जब साइटोक्रोम सी प्लाज्मा साइटोप्लाज्म में लीक करेगा, तो वो साइटोप्लाज्म में जाके कैस्पेज को एक्टिवेट करेगा। तो बात ये है कि जब साइटोक्रोम इस माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आएगा, तब तब कैस्पेज एक्टिवेट होगा और तब तब अपोप्टोसिस होगा। तो सारा खेल डिपेंड कर रहा है कि ये साइटोक्रोम सी इस माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर कब कब आता है। तो बाहर आने के लिए ऑब्वियसली इसको, इस जो ये मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसको क्रॉस करके आना पड़ेगा, इसको पार करना पड़ेगा। तो जो इसकी परमिएबिलिटी है उसी पे सारा खेल डिपेंड कर रहा है। तो मोर देन 20 प्रोटीन्स आर देयर विच रेगुलेट इट्स परमिएबिलिटी, कि 20 से भी ज़्यादा प्रोटीन्स हैं जो इसकी परमिएबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। उनमें से कुछ प्रोटीन का नाम हमने दिया BCL2, BCL अक्सेल। ये प्रोटीन्स या ये जीन्स क्या करते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, भाई एक बात समझो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी मेम्ब्रेन की जो इंटेग्रिटी जब तक रहेगी बन के, जब तक उसमें पोर्स नहीं होंगे, जब तक उसमें होल्स नहीं होंगे, तब तक ये साइटोक्रोम सी लीक नहीं करेगा। तो ये क्या करते हैं, मेंटेन द इंटेग्रिटी, मेंटेन इंटेग्रिटी। अब ये इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहे हैं, तो अपोप्टोसिस होने से बचा रहे हैं, राइट, सेल को अपोप्टोसिस होने से बचा रहे हैं। तो मैंने इनको नाम दिया एंटी अपोप्टोटिक जीन्स, एंटी अपोप्टोटिक जीन्स। लेकिन कुछ जीन्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि BAK एंड BAX, ये जीन्स क्या करते हैं, ये को इंक्रीज करते हैं। किसके लिए, साइटोक्रोम सी के लिए। जब परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी तो साइटोक्रोम सी साइटोप्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म में आके वो कैस्पेज को एक्टिवेट करेगा, और जब कैस्पेज को एक्टिवेट करेगा तो ऑब्वियसली सीधी बात है कि एपोप्टोसिस होगा। तो मैंने इनको नाम दिया प्रो एपोप्टोटिक जीन्स। अब ये जो BCL2 है या BCL अक्सीएल, BAK BAX जो जीन्स है, इनको भी बाहर से सेंसरी इनपुट तो चाहिए ना, इनको थोड़ी पता चलेगा कि कब इनको एक्टिवेट होना है, कब इनको एक्टिवेट नहीं होना। तो एक ऐसी जीन जो ये सब कुछ पता लगाता है, ठीक है, वो जो सेंसर होते हैं उनको हमने नाम दिया BH3। ये BH3 प्रोटीन्स हैं जो किस चीज़ का पता लगाती है कि कहीं DNA डैमेज हुआ हो, या इन्वोल्यूशन ऑफ हार्मोन। अब इन्वोल्यूशन ऑफ हार्मोन का कैसे, कि हार्मोन क्या है, ग्रोथ फैक्टर ही है। अगर देखा जाए तो जब ग्रोथ फैक्टर का डिप्रीवेशन होता है किसी भी सेल में, तो आगे जो पूरा कैस्केड होता है ट्रांसक्रिप्शन वाला, वो नहीं होगा। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ग्रोथ फैक्टर जब सेल को बाहर से नहीं मिलेगा, तब BH3 उसको सेंस करेगा, और ये BAK एंड BAX को एक्टिवेट करके क्या कराएगा, जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर पोर्स बना देगा, और उन पोर्स को क्रॉस करके जो साइटोक्रोम सी है वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। साइटोप्लाज्म में आकर वो कैस्पेज 9 को एक्टिवेट करता है। अब यहाँ से MCQ आया है एक बार कि ये जो इंट्रिंसिक पाथवे है उसमें कौन सा कैस्पेज होता है, तो कैस्पेज 9 होता है। खास बात ये कि जो मोस्ट कॉमनली पाथवे होता है एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक में, वो पूछता है एग्जामिनर कि कौन सा मोस्ट कॉमन होता है, तो इसका आंसर होता है इंट्रिंसिक। ठीक है, मोस्ट पैथोलॉजिकल और मोस्ट फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस में जो कॉमन यूज होता है वो इंट्रिंसिक पाथवे का होता है, राइट। नाउ डिस्कसिंग अबाउट एक्सट्रिंसिक पाथवे।
सेल के ऊपर कुछ, ये जो सेल है इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं जिन्हें हमने नाम दिया FAS रिसेप्टर या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर। तो ये इनको हमने डेथ रिसेप्टर भी कह दिया, क्योंकि जब जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये अंदर जाके कैस्पेज 8 को एक्टिवेट करते हैं, कैस्पेज 8 को एक्टिवेट करते हैं, राइट। कैस्पेज 8 आगे क्या करेगा, एपोप्टोसिस करवाएगा। तो ये जो FAS या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो रिसेप्टर है, ये क्या करते हैं, ये कैस्पेज 8 को एक्टिवेट करते हैं और आगे एपोप्टोसिस करवाते हैं, राइट। तो हमने इसको नाम दिया एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब ये सिग्नलिंग क्या हो सकती है, ये हो सकता है FAS लिगेंड, FASL, ठीक है। या हो सकता है कोई बाहर से साइटोकाइन आए, इंटरल्यूकिन्स हो सकता है कोई। तो ये जब बाहर से आके इस TNF रिसेप्टर या फेस लिगेंड को जब एक्टिवेट करता है तो ये कैस्पेज 8 को एक्टिवेट करता है और ये एपोप्टोसिस करवाता है, राइट। अब बात ये है कि इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, कि अगर किसी सेल का एपोप्टोसिस हुआ है तो वो दिखने में कैसी होती है। तो सबसे पहला जो कॉमनेस्ट फीचर है वो होता है सेल श्रिंकेज का, कि सेल श्रिंक कर जाती है, सेल छोटी हो जाती है। दूसरा है, अब सेल छोटी हो गई तो जो सेल का जो इयोसिनोफिलिक फीचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो सेल बिकम मोर इयोसिनोफिलिक। फिर आता है न्यूक्लियस कंडेंस होके उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, न्यूक्लियस कंडेंसेस एंड फ्रेगमेंटेशन। फिर आता है कि यहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन देखने को नहीं मिलती, अपोजिट टू द नेक्रोसिस जहाँ पे हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अपोप्टोटिक बॉडीज देखने को मिलती है। जो अपोप्टोटिक बॉडीज होती क्या है, दे आर नथिंग बट फ्रेगमेंटेशन, सॉरी फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो अपोप्टोटिक बॉडीज हैं उनको रिमूव करने के लिए मैक्रोफेज आती है। तो अपोप्टोटिक बॉडीज आर रिमूव्ड बाय मैक्रोफेज, राइट। तो ये हो गया अपोप्टोसिस। अब इसके कुछ MCQs की बात करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में नीट के एग्जाम में आ चुके हैं। तो इस ये पहला क्वेश्चन है कि CD9 5 इज अ मार्कर ऑफ। तो मैं आपको बता दूं कि जो FAS होता है उसको हमने जो FAS रिसेप्टर को एक्टिवेट करने वाला FAS लिगेंड होता है FASL, उसको हमने CD95 भी नाम दिया है। तो अब FASL कौन से पाथवे का होता है, आप खुद समझदार हो, यस एक्सट्रिंसिक पाथवे का। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सट्रिंसिक पाथवे। कैस्पेज आर सीन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग, सेल डिवीजन, अपोप्टोसिस। ऑब्वियसली आप कर सकते हो, नेक्रोसिस में नहीं होता, इन्फ्लामेशन में भी नहीं होता, सेल डिवीजन में नहीं होता। इन्फ्लामेशन में हो सकता है जहाँ पे अपोप्टोसिस हो रहा हो, लेकिन अगर अपोप्टोसिस और इन्फ्लामेशन में आपको अगर एक ऑप्शन चूज करना हो तो मच बेटर ऑप्शन विल बी अपोप्टोसिस, राइट। ऑर्गेनली विच प्लेज ए पाइवोटल रोल इन अपोप्टोसिस इज, कौन सा है, यस माइटोकॉन्ड्रिया। इसी से जो साइटोक्रोम C है वो लीक होता है प्लाज्मा में, सॉरी साइटोप्लाज्म में, और कैस्पेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू अबाउट अपोप्टोसिस आर ऑल एक्सेप्ट इन्फ्लामेशन इज प्रेजेंट। मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन देखने को नहीं मिलती। द फॉलोइंग इज एन एंटी अपोप्टोटिक जीन। एंटी अपोप्टोटिक मतलब कि जो अपोप्टोसिस को रोकता हो। तो मैंने 2 जीन बताए थे आपको, BCL2 और BCL अक्सेल। तो ये हो गया BCL अक्सेल, सॉरी। तो ये था अपोप्टोसिस। अगर कोई डाउट हो तो नीचे बहुत बड़ा कमेंट सेक्शन है, उसमें आप जाके पूछ सकते हो क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद।